नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं पैसे और हमारे दिमाग के बीच के बड़े ही अनोखे रिश्ते में। मतलब क्यों हम पैसे को लेकर वैसे फैसले लेते हैं जैसे हम लेते हैं। ये सिर्फ बजट या निवेश चुनने की बात नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा तो बस गणित और आंकड़ों का खेल है। पर असल में ये मनोविज्ञान, हमारे व्यवहार और हमारी अपनी कहानियों का खेल ज्यादा है। हाँ, और हमारी आज की बातचीत मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ मुख्य विचारों पर आधारित होगी। हमारा मकसद है उन छिपे हुए दिमागी पहलुओं को समझना जो हमारे वित्तीय जीवन को चलाते हैं, और ये जानना कि क्यों सिर्फ स्मार्ट होना ही काफी नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। और एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू कर सकते हैं। कैसे एक साधारण चौकीदार रोनाल्ड रीड बिना किसी फैंसी डिग्री के मेहनत और बचत से $8 मिलियन जमा कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ एक बेहद पढ़ा लिखा सफल टेक एग्जीक्यूटिव वो सब कुछ गंवा बैठता है। ये तो कमाल की बात है, और ये हमें सीधे पहले बड़े आइडिया पर लाता है कि पैसे के मामले में आपका व्यवहार आपकी बुद्धि से ज्यादा मायने रखता है। ये शायद फाइनेंस की दुनिया की सबसे अजीब बात है ना? अजीब है। आप किसी आम आदमी से किसी टॉप सर्जन से बेहतर सर्जरी करने की उम्मीद तो नहीं करते, लेकिन निवेश में ऐसा हो सकता है। रोनाल्ड रीड ने कुछ बहुत जटिल नहीं किया, बस लगातार बचाया और निवेश किया दशकों तक। और वो दूसरा एग्जीक्यूटिव रिचर्ड फुस्कोन? हाँ, रिचर्ड फुस्कोन। देखिए, हार्वर्ड से पढ़े थे, मैरी लिंच में बड़े पद पर थे, मतलब बुद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा कर्ज लिया, इतना बड़ा जोखिम उठाया कि 2008 के संकट में सब खत्म, दिवालिया हो गए। तो मतलब साफ है कि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उसे आप असल जिंदगी में, दबाव में, उतार चढ़ाव में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। वित्तीय सफलता असल में एक सॉफ्ट स्किल है, कोई हार्ड साइंस नहीं। इसमें आपकी भावनाएं, आपके डर, आपका लालच, आपकी पिछली जिंदगी के अनुभव, ये सब बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और यहीं से वो दूसरा अहम विचार सामने आता है जिसे हाउसेल कहते हैं, कोई पागल नहीं है। मतलब हमें दूसरों के पैसे से जुड़े फैसले भले ही अजीब लगें, पागलपन लगे, पर उनके नजरिए से देखें तो वो शायद तर्कसंगत होते हैं, उनके अपने हिसाब से। हाँ, सोचिए जरा, कोई व्यक्ति जिसने मान लीजिए 1970 के दशक में वो भयानक महंगाई देखी है, उसका पैसे को लेकर नजरिया उस व्यक्ति से तो बहुत अलग होगा जो 1990 के दशक की आर्थिक तेजी में बड़ा हुआ है ना? उनके लिए सुरक्षित निवेश का मतलब ही बिल्कुल अलग होगा। ये बात तो सिर्फ पीढ़ियों पर ही नहीं, शायद अलग अलग देशों या सामाजिक समूहों पर भी लागू होती होगी। हाँ बिल्कुल। अमेरिका में ही देख लीजिए, अलग अलग नस्लीय समूहों के बीच बेरोजगारी का अनुभव कितना अलग रहा है। या सोचिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी या जापान के लोगों का पैसे और जोखिम को लेकर नजरिया वो अमेरिकी लोगों से कितना अलग रहा होगा। या फिर लॉटरी टिकट खरीदने वाले कम आय वाले व्यक्ति को देखिए। बाहर से हमें शायद पैसे की बर्बादी लगे, हाँ लगता तो है, पर शायद उनके लिए, उनके नजरिए से ये एक उम्मीद खरीदने का तरीका है, उन सपनों तक पहुंचने का एक छोटा सा मौका जो उन्हें लगता है कि वैसे कभी पूरे नहीं होंगे। उनका अपना एक तर्क है। ये समझना वाकई जरूरी है कि हम सब दुनिया को अपनी एक छोटी सी खिड़की से देखते हैं जो हमारे अपने निजी अनुभवों से बनी है। और ये भी कि आजकल की कई फाइनेंशियल चीज़ें, जैसे ये 401 के रिटायरमेंट प्लान्स हैं, स्टूडेंट लोन्स हैं, इंडेक्स फंड, ये सब तो बहुत नई है। मतलब इतिहास के लिहाज से देखें तो कल की ही बात है। सही बात है। हम सब अभी सीख ही रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। और सीखते सीखते हम अक्सर किस्मत और जोखिम, रिस्क के असर को बहुत कम आंकते हैं। ये दोनों, ये समझिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल गेट्स का उदाहरण बहुत सही लगता है यहाँ। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। बेशक उनकी मेहनत और दिमाग तो था ही, पर किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ था। वो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां उस जमाने में 70 के दशक में कंप्यूटर था। ये तो मतलब 10 लाख में एक वाली बात थी। हाँ, ये किस्मत थी। लेकिन उसी कहानी का दूसरा पहलू भी है, जोखिम वाला। गेट्स के स्कूल के एक दोस्त थे, केंट इवांस। उतने ही होनहार, उतने ही कंप्यूटर के शौकीन, पर स्कूल में ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। वो स्कूल पूरा भी नहीं कर पाए। ये 10 लाख में एक वाला जोखिम था। स्कॉट गैल्वे की बात याद आती है। कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है। सफलता में किस्मत छुपी होती है और असफलता में जोखिम।
और हम अक्सर इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि इन्हें मापना मुश्किल है ना। किसी की सफलता को सिर्फ उसकी मेहनत बताना आसान है और असफलता को उसकी गलती। जैसे वो पुराने उद्योगपति थे, कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट या जॉन डी रॉकफेलर। उनकी सफलता में नियमों को तोड़ने और जोखिम लेने का कितना हाथ था? क्या वो सिर्फ हुनर था या अच्छी किस्मत भी थी कि वो पकड़े नहीं गए या बच निकले? ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। इसीलिए किसी एक सफल व्यक्ति की हूबहू नकल करने से बेहतर है, जैसे मान लीजिए वॉरेन बफे की तरह ही सब कुछ करने की कोशिश करना, उससे बेहतर है कि हम सफलता और असफलता के ज़्यादा बड़े, ज़्यादा आम पैटर्न को समझें। जैसे एक पैटर्न ये है कि जिन लोगों को अपने समय पर ज़्यादा नियंत्रण महसूस होता है, वो ज़्यादा खुश रहते हैं। ये एक ऐसा सबक है जो ज़्यादातर लोगों पर लागू होता है, चाहे वो बफे हों या कोई और। नियंत्रण की बात आई तो एक और जाल है जिससे बचना बहुत जरूरी है, वो कभी पर्याप्त नहीं वाला जाल। हाँ। जब आपके पास पहले से ही बहुत कुछ हो, तब भी और ज्यादा की चाहत आपको कहाँ ले जा सकती है, ये खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ की कहानियां एक तरह की चेतावनी है। गुप्ता मैकिन्सी के सीईओ थे, करोड़ों की संपत्ति थी, सब कुछ था, पर अरबपति बनने के चक्कर में इनसाइडर ट्रेडिंग की और जेल गए। मैडॉफ का अपना लेजिटिमेट बिजनेस बहुत सफल था, लेकिन उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाई। क्यों? दोनों के पास पर्याप्त से कहीं ज्यादा था, फिर भी वो रुके नहीं। ये होता क्यों है? क्या ये सिर्फ लालच है या कुछ और है इसके पीछे? अक्सर ये सामाजिक तुलना से आता है, सोशल कंपैरिजन। आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं जिसके पास आपसे ज्यादा है। एक कामयाब बेसबॉल खिलाड़ी है, मान लीजिए, वो साल का $40 मिलियन कमाता है, पर वो देखता है माइक ट्राउट को जिसने 400 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। फिर माइक ट्राउट किसी हेज फंड मैनेजर को देखता है जो साल में 1 बिलियन कमा रहा है, और वो हेज फंड मैनेजर शायद वॉरेन बफे को देख रहा है। ये दौड़, ये कभी खत्म नहीं होती। तो असली जीत इस दौड़ से बाहर निकलने में है, ये समझने में कि मेरे लिए पर्याप्त का मतलब क्या है। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें पैसे के लिए कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। आपकी इज्जत, आपकी आज़ादी, आपके परिवार और दोस्त, आपकी खुशी। ये समझना कि कब रुकना है, कब कहना है बस इतना काफी है, ये शायद सबसे जरूरी वित्तीय कौशलों में से एक है। रुकने की बात तो ठीक है, पर संपत्ति बनाने के लिए, उसके लिए तो अक्सर लंबे समय तक टिके रहना पड़ता है ना। यहीं पर वो कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि का जादू काम आता है। हाँ, कंपाउंडिंग। इसका कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमारा दिमाग वो सीधी रेखा में सोचता है, लीनियर, गुणात्मक रूप से, एक्सपोनेंशियल नहीं। जैसे 8 को 3 बार जोड़ना आसान लगता है, 8 जमा 8 जमा 8 हुआ 24, पर 8 को 3 बार गुणा करना, 8 गुणा 8 गुणा 8, ये 512 होता है। एकदम अलग नतीजा। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करता है, धीरे धीरे लेकिन फिर तेजी से। वॉरेन बफेट की दौलत का राज, वो हमेशा कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि वो एक महान निवेशक हैं, बल्कि ये है कि वो बचपन से निवेश कर रहे हैं, मतलब दशकों से। उनकी 99% से ज्यादा दौलत तो शायद 50 साल की उम्र के बाद बनी है। अगर उन्होंने 30 में शुरू करके 60 में रिटायरमेंट ले ली होती तो आज उनकी संपत्ति का पता नहीं, शायद 1% भी नहीं होता। बिल्कुल सही। उनका हुनर निवेश करना है, लेकिन उनका असली रहस्य समय है, टाइम। अच्छा निवेश जरूरी नहीं कि वो हो जो सबसे ज्यादा रिटर्न लाए। जरूरी ये है कि आप ठीक ठाक रिटर्न लगातार, बिना रोके, लंबे समय तक कमाते रहें। कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए वक्त चाहिए, धैर्य चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अमीर बनना ही काफी नहीं है। अमीर बने रहना वो एक अलग ही कला है, एक अलग स्किल सेट चाहिए उसके लिए। बिल्कुल। अमीर बनने के लिए शायद आपको थोड़ा ज्यादा आशावादी होना पड़ता है, जोखिम उठाने पड़ते हैं, आगे बढ़कर मौके लपकने होते हैं। लेकिन अमीर बने रहने के लिए, उसके लिए आपको थोड़ी विनम्रता चाहिए, किफायत चाहिए और शायद थोड़ा डर भी। आपको ये सोचना होता है कि जो कमाया है उसे गंवाना नहीं है, सुरक्षा पहले। जेसी लिवरमोर की कहानी याद आती है। महान स्टॉक ट्रेडर थे। 1929 की क्रैश में उन्होंने बहुत पैसा बनाया जब सब डूब रहे थे, लेकिन बाद में सब गवा दिया और उनका अंत बहुत दुखद हुआ। वो अमीर बनने में तो माहिर थे, पर शायद बने रहने में नहीं। हाँ, क्लासिक उदाहरण है। नसीम तालिब की एक बात है, बर्बाद होने से बचो, हर कीमत पर सरवाइव करो। सर्वाइवल यानी टिके रहना सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपको कंपाउंडिंग का फायदा उठाने का मौका देता है, लंबे समय तक खेल में बने रहने देता है। इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा कर्ज ना लेना,
बाजार गिरने पर घबराहट में सब कुछ बेच ना देना और हमेशा अपनी योजनाओं में थोड़ी गड़बड़ी की गुंजाइश रखना, जिसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये गड़बड़ी की गुंजाइश या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये क्या है असल में, थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। ये बेंजामिन ग्राहम का कॉन्सेप्ट है, जो वॉरेन बफे के गुरु थे। इसका सीधा सा मतलब है कि आप भविष्य का एकदम सटीक अनुमान लगाने की कोशिश करने के बजाय, जो कि असंभव है, आप अपनी योजनाओं में इतनी गुंजाइश रखें, इतना बफर रखें कि अगर चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक न भी हों, तब भी आप टिके रहें, बर्बाद न हो। जैसे अगर आपको लगता है कि आपका निवेश 10% रिटर्न देगा, तो अपनी योजना शायद 7% या 8% के हिसाब से बनाएं, थोड़ा कंजर्वेटिव रहें। अच्छा। घर बनाने या रिनोवेशन का बजट बनाते वक्त भी लोग अक्सर यही गलती करते हैं ना। सोचते हैं 10 लाख लगेंगे, पर लग जाते हैं 15 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रखा। हाँ, ये तो होता है। पर ये मानना कि चीजें गलत हो सकती हैं, क्या ये थोड़ा निराशावादी नहीं लगता? इसे मैं निराशावादी नहीं, बल्कि यथार्थवादी आशावाद कहूंगा। रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। मतलब आप लंबे समय में अच्छे नतीजों की उम्मीद करते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि रास्ते में झटके लगेंगे, मुश्किलें आएंगी, चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलेंगी। स्टालिनग्राड की लड़ाई का एक किस्सा है। जर्मन टैंकों को आगे बढ़ने से चूहों ने रोक दिया था। चूहों ने टैंकों की वायरिंग कुतर दी थी। कौन सोच सकता था ऐसा जोखिम? अरे, तो जोखिम कहीं से भी आ सकता है। व्यक्तिगत वित्त में इसका मतलब है कि एक इमरजेंसी फंड रखना, अपनी जोखिम सहने की क्षमता को समझना, सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी। क्या आप रातों को सो पाएंगे अगर बाजार 20% गिर जाए? और ये भी मानना कि हम खुद बदल सकते हैं, हमारे लक्ष्य बदल सकते हैं। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम भविष्य में वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं, हमारी पसंद, हमारे शौक, हमारी ज़रूरतें सब वैसे ही रहेंगी। लेकिन रिसर्च है डैनियल गिलबर्ट की एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन पर, जो दिखाती है कि हम समय के साथ बहुत बदलते हैं। हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। इसलिए जिंदगी में संतुलन जरूरी है। किसी एक चीज पर, जैसे एक ही नौकरी या एक ही तरह के निवेश पर सब कुछ दांव पर ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है 10 साल बाद आपको वो चीज पसंद ही ना आए। और अगर कोई फैसला गलत साबित हो तो उसे जल्दी छोड़ देना सीखें। वो जो डूबी हुई लागत यानी संक कॉस्ट का मोह होता है, उससे बाहर निकलना जरूरी है। डूबी हुई लागत मतलब वो पैसा या समय जो आप पहले ही लगा चुके हैं और जिसे आप वापस नहीं पा सकते, चाहे आप कुछ भी करें। बिल्कुल। डैनियल कानमैन का एक किस्सा है। वो कहते हैं, कोई डूबी हुई लागत नहीं है, नो संक कॉस्ट्स। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है, चाहे वो कोई निवेश हो, कोई प्रोजेक्ट हो या कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, तो उससे सिर्फ इसलिए चिपके रहने का कोई मतलब नहीं कि आपने उसमें बहुत समय या पैसा लगा दिया है। अतीत को अपनी भविष्य के फैसलों पर हावी ना होने दें। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, निवेश की बात पर वापस आते हैं। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है टेल इवेंट्स का, यानी वो गिनी चुनी बड़ी घटनाएं या निवेश जो ज्यादातर नतीजे तय करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेंचर कैपिटल में ये साफ दिखता है। कुछ ही कंपनियां जैसे गूगल या अमेजॉन जबरदस्त सफल होती हैं और वो अकेले ही पूरे फंड का रिटर्न बना देती हैं, जबकि ज्यादातर कंपनियां या तो डूब जाती हैं या बस ठीक-ठाक चलती हैं। शेयर बाजार में भी यही होता है। रसल 3000 इंडेक्स को देखें तो पता चलता है कि समय के साथ लगभग 40% कंपनियां अपना ज्यादातर मूल्य खो देती हैं, लेकिन जो कुछ कंपनियां बहुत बड़ी बन जाती हैं, वो पूरे इंडेक्स को ऊपर खींच लेती हैं। और ये सिर्फ कंपनियों पर ही नहीं, शायद हमारे निवेश व्यवहार पर भी लागू होता है। बिल्कुल। आपकी लंबी अवधि की सफलता अक्सर उन कुछ दिनों या हफ्तों पर निर्भर करती है जब बाजार में बड़ी गिरावट आई हो और आप घबराकर बेचने के बजाय टिके रहे हों या शायद और निवेश किया हो। वो कुछ सही फैसले आपके सालों के औसत रिटर्न को बना सकते हैं। पीटर लिंच जैसे महान निवेशक भी कहते हैं कि उनके आधे से ज्यादा स्टॉक पिक गलत साबित होते हैं। 10 में से 6 बार सही होना भी बहुत है उनके लिए। नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स तो कहते हैं कि उन्हें और ज्यादा फिल्में और शो बनाने चाहिए जो फ्लॉप हों, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ज्यादा जोखिम ले रहे हैं, जिससे बड़ी सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। तो मतलब सबक ये है कि अक्सर गलत होना ठीक है, बशर्ते आप सही होने पर बड़ा जीते और बड़े नुकसान से बच जाएं, सर्वाइव कर जाएं। बिल्कुल, यही बात है। जरूरी है कि आप खेल में बने रहें ताकि जब वो बड़े मौके, वो टेल इवेंट्स आएं, तो आप उनका फायदा उठाने के लिए वहां मौजूद हों। इन सब बातों से एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर पैसे का असली मकसद क्या है? ये सब सोचने और करने का अल्टीमेट फायदा क्या है? शायद पैसे का सबसे बड़ा फायदा, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है अपने समय पर नियंत्रण पाना, कंट्रोल ओवर योर टाइम। ये आज़ादी कि आप सुबह उठकर कह सकें, आज मैं वो करूंगा या करूंगी जो मैं करना चाहती हूं।
बिना किसी मजबूरी के। एंगस कैम्बल की एक पुरानी रिसर्च भी तो यही कहती है ना कि खुशी का सबसे बड़ा सिंगल फैक्टर पैसा या शोहरत नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि आपका अपनी जिंदगी पर कंट्रोल है। मुझे अपनी पुरानी बैंकिंग इंटर्नशिप याद आती है। काम ठीक था, पैसा भी ठीक था, पर मेरे पास अपने समय का जरा भी नियंत्रण नहीं था। सुबह 9 से रात 9, और वो चीज़ मुझे बहुत दुखी करती थी, पैसे के बावजूद। हाँ, और आजकल की कई नौकरियों में, खासकर नॉलेज वर्क में, ये नियंत्रण और भी कम हो गया है। काम कभी खत्म ही नहीं होता, वो आपके दिमाग में, आपके फोन पर हर वक्त साथ रहता है। काम और जीवन के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। इसके बिल्कुल विपरीत कार्ल पिलेमर ने जब बहुत सारे बुजुर्गों से उनके जीवन के अनुभवों के बारे में बात की, तो उन्होंने पाया कि वो जिंदगी के अंत में सबसे ज्यादा अहमियत रिश्तों को, अनुभवों को और दोस्तों के साथ बिताए समय को देते हैं, पैसे को नहीं। तो असली दौलत शायद बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ये आज़ादी है कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं। हाँ, काफी हद तक। और ये हमें अमीर, रिच होने और धनी, वेल्दी होने के फर्क पर लाता है। ये दोनों एक चीज नहीं है। ये दिलचस्प है। क्या फर्क है दोनों में, अमीर होना और धनी होना? देखिए, अमीर होना ज्यादातर आपकी आय से जुड़ा है। आपकी इनकम ज्यादा है, आप महंगी चीजें खरीदते हैं, बड़ी कार, बड़ा घर, डिजाइनर कपड़े, ये वो चीज है जो दिखती है, शो ऑफ। धनी होना, वेल्दी होना, वो संपत्ति है जो दिखती नहीं। वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया, वो पैसा जो निवेश किया हुआ है, जो चुपचाप बढ़ रहा है, जो आपको भविष्य में विकल्प देता है, सुरक्षा देता है, आजादी देता है। ये थोड़ा उस मैन इन द कार पैराडॉक्स जैसा है कि हम सोचते हैं महंगी कार चलाने से लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमारी तारीफ करेंगे, पर असल में लोग अक्सर कार की तारीफ करते हैं, हमारी नहीं। वो मन ही मन सोचते हैं, वाह क्या कार है, काश ये मेरे पास होती। बिल्कुल वही। धन वो है जो आपने नहीं खरीदा, धन वो है जो बचा हुआ है, जो निवेशित है। और धन बनाने का सबसे पक्का, सबसे भरोसेमंद तरीका आपकी आय या आपके निवेश के रिटर्न से भी ज्यादा आपकी बचत दर, सेविंग रेट पर निर्भर करता है। आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचाते हैं। बचत दर यानी इनकम माइनस खर्चा? हाँ, या इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि बचत आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का फासला है। आप जितना कम दिखावा करेंगे, जितना अपनी आय से कम में गुजारा करेंगे, उतनी ज्यादा बचत होगी। और बिना किसी खास मकसद के भी बचत करना जरूरी है। सिर्फ घर खरीदने या रिटायरमेंट के लिए नहीं, बल्कि बस बचत के लिए बचत करना। ये आपको जिंदगी के अप्रत्याशित झटकों से बचाता है। नौकरी चली गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ये आपको लचीलापन देता है। ये बचत का एक अनदेखा रिटर्न है, मन की शांति, विकल्प। इन सब फैसलों में, निवेश के फैसले हों या बचत के, क्या हमें पूरी तरह तर्कसंगत होने की कोशिश करनी चाहिए, एकदम गणित के हिसाब से? शायद नहीं। हाउजल कहते हैं कि पूरी तरह से ठंडे, गणितीय रूप से तर्कसंगत होने के बजाय उचित, रीजनेबल होना ज्यादा बेहतर है और ज्यादा टिकाऊ भी। हम इंसान हैं, इमोशंस हैं, डर हैं, उम्मीदें हैं। हम कोई कंप्यूटर एल्गोरिदम नहीं है। बुखार का उदाहरण लें। तर्कसंगत रूप से देखें तो बुखार शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, वो संक्रमण से लड़ने का एक तरीका है। लेकिन क्या हम बुखार में पड़े रहना चाहते हैं? नहीं, हम दवा लेकर आराम चाहते हैं। वो उचित लगता है, भले ही 100% तर्कसंगत ना हो। हैरी मार्कोविट्स, जिन्हें मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने भी तो अपने रिटायरमेंट के पैसे को बस 50-50 स्टॉक और बॉन्ड में बांट दिया था। इसलिए नहीं कि ये गणितीय रूप से सबसे अच्छा था, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें बाद में पछतावा कम हो, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। हाँ बिल्कुल, ये उचित फैसला था उनके लिए। या येल यूनिवर्सिटी का वो अध्ययन जो कहता है कि युवाओं को अपनी जवानी में भारी लेवरेज यानी कर्ज लेकर शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए, क्योंकि उनके पास समय है। अब देखिए, कागज पर यह शायद तर्कसंगत लगता हो, पर असल जिंदगी में कौन ऐसा करेगा? कौन रातों की नींद हराम करेगा इतना कर्ज लेकर? ये उचित नहीं लगता ज्यादातर लोगों के लिए। तो कभी कभी थोड़े कम तर्कसंगत फैसले लेना ठीक है, अगर वो आपको रात को चैन की नींद सोने देते हैं और सबसे जरूरी, आपको लंबी अवधि तक निवेशित रहने में मदद करते हैं। जैसे अपनी ही देश की कंपनियों में थोड़ा ज्यादा निवेश करना, जिसे होम बायस कहते हैं, या कुछ पसंदीदा स्टॉक रखना। अगर ये आपको अपने मुख्य डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से बार बार छेड़छाड़ करने से रोकता है, तो शायद ये ठीक है। अच्छा, तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं, इतनी अनिश्चितता है, तो फिर हम इतिहास से क्या सीख सकते हैं? क्या वो हमें भविष्य का कोई अंदाजा देता है? इतिहास, देखिए, इतिहास हमें संदर्भ देता है, पैटर्न दिखाता है, इंसान के व्यवहार के बारे में सिखाता है, लेकिन वो भविष्य को कोई सटीक नक्शा नहीं है, बिल्कुल नहीं।
सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं जैसे विश्व युद्ध या 9/11 या हालिया महामारी, ये अक्सर ऐसी होती हैं जिनकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये आउटलायर्स होते हैं। डैनियल कहनेमैन कहते हैं कि आश्चर्य से सबसे बड़ा सबक यही है कि दुनिया आश्चर्यजनक है। द वर्ल्ड इज सरप्राइजिंग। और दुनिया बदलती भी तो रहती है। निवेश के तरीके, अर्थव्यवस्था के नियम, टेक्नोलॉजी, ये सब बदलते रहते हैं, तो पुराना डेटा हमेशा काम का नहीं रहता। बिल्कुल। 401 के प्लान, वेंचर कैपिटल, इंडेक्स फंड, ये सब तो पिछले कुछ दशकों की ही देन है। ग्राहम और डॉट के जमाने के नियम आज शायद उतने कारगर ना हों। इसलिए इतिहास से सामान्य सिद्धांत सीखें, जैसे लालच और डर कैसे काम करते हैं, बाजार कैसे चक्रों में चलता है, इंसान का व्यवहार कैसे पूर्वाग्रहों से भरा होता है। लेकिन ये उम्मीद ना करें कि भविष्य अतीत की हूबहू नकल होगा, और हमेशा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बाजार में जो बुलबुले बनते हैं, जैसे .com बबल था या हाउसिंग बबल, ये कैसे बनते हैं? क्या ये सिर्फ लोगों का पागलपन होता है? अक्सर बुलबुले तब बनते हैं जब अलग अलग खेल खेलने वाले निवेशक एक दूसरे से संकेत लेने लगते हैं, एक दूसरे की नकल करने लगते हैं। सोचिए, कुछ लोग शेयर सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों के लिए खरीदते बेचते हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, उनका खेल अलग है। और कुछ लोग सालों या दशकों के लिए निवेश करते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनका खेल बिल्कुल अलग है। जब लंबी अवधि वाले निवेशक शॉर्ट टर्म वालों की तेजी देखकर उनकी बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदने लगते हैं, ये सोचकर कि शायद इन्हें कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता, या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, तब बुलबुला बनने का खतरा बढ़ जाता है। वो लोग गलत खेल में शामिल हो जाते हैं। .com बबल में यही हुआ था, या हाउसिंग बबल में, जब लोग घर निवेश के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जल्दी से फ्लिप करके पैसा बनाने के लिए खरीदने लगे थे। तो जरूरी ये है कि हम अपना खेल पहचानें। हमारे अपने लक्ष्य क्या हैं, हमारी समय सीमा क्या है, हमारी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, और फिर दूसरों के खेल से, उनके चालों से प्रभावित ना हो। बिल्कुल। अपना रास्ता खुद तय करना जरूरी है, जानना कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं और क्यों खेल रहे हैं, और फिर उसी पर टिके रहना, चाहे वो निवेश हो या जिंदगी के दूसरे फैसले। अच्छा, एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निराशावाद, पेसिमिज्म, इतना आकर्षक क्यों लगता है? ऐसा क्यों है कि बुरी खबरें ज्यादा ध्यान खींचती हैं और जो लोग हमेशा खतरे बताते रहते हैं वो अक्सर ज्यादा बुद्धिमान लगते हैं? ये एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। निराशावाद ज्यादा ध्यान खींचता है क्योंकि हमारा दिमाग खतरे को ज्यादा तवज्जो देता है। लॉस अवर्जन, बुरी खबरें जैसे कोई प्लेन क्रैश या बाजार में गिरावट ज्यादा नाटकीय होती हैं, तुरंत असर दिखाती हैं, जबकि प्रगति वो धीरे धीरे होती है, अक्सर बोरिंग होती है, दिखते नहीं है। सोचिए, राइट बंधुओं की पहली उड़ान कुछ सेकंड की थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर एक प्लेन क्रैश की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। निराशावादी बातें अक्सर ज्यादा इंटेलिजेंट भी लगती हैं क्योंकि वो ये दिखाती हैं कि बोलने वाला कितना सावधान है, कितने खतरों को देख पा रहा है। पर असलियत में तो दुनिया आगे बढ़ी है ना, तमाम मुश्किलों के बावजूद। बिल्कुल। निराशावाद अक्सर बाजार और इंसानी सरलता की अनुकूलन क्षमता को नजरअंदाज कर देता है। जैसे जब कहा गया था कि तेल खत्म हो जाएगा, पर नई तकनीकें आ गईं। प्रगति धीमी जरूर होती है, पर होती है। झटके तेज और नाटकीय होते हैं, पर लंबे समय में आशावाद ज्यादा यथार्थवादी साबित होता है। हाँ, ये जरूरी है कि ये आशावाद अंधा ना हो। ये मानना कि चुनौतियां आएंगी, पर यह भरोसा रखना कि समाधान ढूंढे जा सकते हैं, इसे शायद संभावनावाद कहना ज्यादा सही होगा। और अंत में ये सब शायद कहानियों पर आके टिक जाता है ना। हम दुनिया को कैसे समझते हैं और कैसे उस समझ के आधार पर काम करते हैं। बिल्कुल। वो एलियन वाला उदाहरण सोचिए। एक एलियन 2007 में धरती पर आता है, देखता है इमारतें हैं, फैक्ट्रियां हैं, लोग काम कर रहे हैं। फिर वो 2009 में आता है, सब कुछ वैसा ही है, इमारतें वही, लोगों का ज्ञान वही। लेकिन 2007 और 2009 की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। क्यों? क्योंकि कहानी बदल गई थी, नैरेटिव बदल गया था। 2007 में भविष्य को लेकर आशा थी, 2009 में डर और अनिश्चितता का माहौल था। और इस कहानी के बदलने से ही अर्थव्यवस्था बैठ गई। कहानियां बहुत शक्तिशाली आर्थिक ताकतें हैं, और इसीलिए शायद हमें उन चीजों पर विश्वास करने का मन करता है जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, वो आकर्षक कल्पनाएं। हाँ बिल्कुल, अपीलिंग फिक्शन।
हम उन कहानियों पर यकीन करना चाहते हैं जो हमारी इच्छाओं, हमारे डर, हमारी उम्मीदों से मेल खाती हों, चाहे वो निवेश की कोई जादुई स्कीम हो, कोई मेडिकल फ्रॉड हो या कोई राजनीतिक वादा। हम अक्सर अधूरे तथ्यों से, अधूरी जानकारी से अपने मन में एक पूरी कहानी गढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अनिश्चितता, खालीपन पसंद नहीं करता। वो गैप्स को भर देता है। और यही हमारे अंधे स्थान है, ब्लाइंड स्पॉट्स। इसीलिए विनम्रता और गलती की गुंजाइश रखना इतना ज़रूरी है, क्योंकि हम शायद पूरी कहानी कभी नहीं जानते। वाह, तो अगर इस पूरी इतनी गहरी बातचीत को समेटना हो तो मुख्य संदेश क्या होगा, एक निचोड़? मेरे ख्याल से मुख्य संदेश ये है कि पैसे का प्रबंधन ये दिमाग का खेल ज्यादा है, गणित का कम। ये आपके व्यवहार, आपके नजरिए, आपकी बचत की आदत और इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में ज्यादा नियंत्रण और आज़ादी पाने के लिए कैसे करते हैं। और ये याद रखना कि अमीर दिखना और असल में धनी होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। ये सच में सोचने लायक बातें हैं, और अगर हमारे श्रोता इन विचारों में और गहराई में जाना चाहें तो मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बेहतरीन स्रोत है, जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और शायद एक आखिरी विचार जिस पर श्रोता सोच सकते हैं वो ये है कि सबसे बड़ा वित्तीय कौशल शायद बाजार को टाइम करना या जटिल रणनीतियां बनाना नहीं है, बल्कि अपनी उम्मीदों को समझना और उन्हें नियंत्रित करना है। और ये पहचानना है कि आप जिंदगी में असल में कौन सा खेल खेलना चाहते हैं और क्यों। अपने पूर्वाग्रहों, अपने अनुभवों, अपनी कहानी को समझना, शायद यही सबसे अहम निवेश है जो कोई कर सकता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। इस दिलचस्प और गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। और हमारे साथ पैसे के मनोविज्ञान के इस सफर पर आने के लिए आप सबका भी शुक्रिया।